हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का ब्रीफ आइडिया डिस्कस करेंगे। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हमको तब करना पड़ता है या इसकी रिक्वायरमेंट तब होती है व्हेन वी हैव मोर देन टू वेरिएबल्स विद सम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम। और अगर हम इनमें से कोई एक वेरिएबल पर दूसरे सारे वेरिएबल्स का जॉइंट इफेक्ट स्टडी करना चाहते हैं या हम एक फंक्शनल रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं जिससे किसी एक वेरिएबल पर दूसरे सारे वेरिएबल्स का इफेक्ट हम स्टडी कर सकें या मेजर कर सकें, तो हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की हेल्प लेते हैं। तो आज हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन डिस्कस करेंगे और हम मेथड देखेंगे कि कैसे एक वेरिएबल को आप दूसरे वेरिएबल्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो यूजिंग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो चलिए देखते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की क्या मेथड है और हम कैसे फाइंड करते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ नोटेशंस की रिक्वायरमेंट होगी और ये नोटेशंस जो हम यूज करने वाले हैं ये नोटेशन है ड्यू टू यूज। तो इनको यूज नोटेशन भी कहा जाता है। सो यूज नोटेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास में जब हमने टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई हमारे पास थे, देन हमने एक्स एंड वाई के बीच में जो रिलेशन फाइंड किया था वो लीनियर रिलेशन फाइंड किया था और हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस थी जिनको हमने लाइंस ऑफ रिग्रेशन बोला। सो एक लाइन ऑफ रिग्रेशन होती है y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, और इसको हमने बोला था लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। यहाँ पर y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। दूसरी लाइन ऑफ रिग्रेशन हमने फाइंड की थी x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई माइनस वाई बार। तो ये सेकंड वाली जो इक्वेशन है ये लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y है और इसको हम यूज करते हैं जब हम x की वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं y की इंडिपेंडेंट वैल्यूज के लिए। सो इन दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन की हेल्प से हम x एंड y की वैल्यूज जो भी रिक्वायर्ड होती है वो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर x एंड y जो भी हमको दिया होता है उसमें किसी थर्ड वेरिएबल का कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह के नोटेशंस यूज करते हैं bxy एंड byx। बट सपोज अगर यहाँ पर एक वेरिएबल और हो z, सो x y z अगर थ्री वेरिएबल्स यहाँ पर आपके पास में हैं, देन हाउ टू फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x एंड z। बिकॉज यहाँ पर x एंड z y को इफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए y को इक्वेशन लिखते समय हमको z का इफेक्ट भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। सो इफ यू फाइंड अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x y एंड z, देन वी नो दैट एनी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन थ्री वेरिएबल्स इज ए प्लेन। सो यहाँ पर अगर हम लीनियर रिलेशनशिप फाइंड करेंगे x y z में तो वो एक प्लेन आएगा। यहाँ पर लाइंस थी बिकॉज यहाँ टू वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर आएगा प्लेन। सो हम जो भी लीनियर रिलेशनशिप फाइंड करेंगे बिटवीन थ्री वेरिएबल्स और मोर देन थ्री वेरिएबल्स, उस केस में हमको जो भी रिलेशन मिलेगा उसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ रिग्रेशन। ये एक लीनियर रिलेशन होगा और इसको हम प्लेन ऑफ रिग्रेशन ही बोलेंगे। सो अभी के लिए हम थ्री वेरिएबल्स के केस में यूज नोटेशंस कैसे यूज करते हैं ये डिस्कस करते हैं। सो अगर आपके पास में x y z थ्री वेरिएबल्स हैं और आप y ऑन x एंड z फाइंड करना चाहते हो, दैट मीन्स यू वांट टू फाइंड y एज ए फंक्शन ऑफ x एंड z, तो वहां पर आपको जो रिलेशन मिलेगा वो होगा प्लेन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x एंड z। देन उस केस में ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं उनको हमको थोड़ा सा चेंज करके लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रहा है कि जब आप बी एक्स वाई लिखते हो तो इसमें ये क्लियर है कि यहाँ कोई थर्ड वेरिएबल नहीं है। सो बी एक्स वाई में थर्ड वेरिएबल नहीं है, ओनली y एंड x टू वेरिएबल्स आर देयर। सिमिलरली जब आप बी वाई एक्स लिखते हो तो यहाँ भी थर्ड वेरिएबल का कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। बट अगर थर्ड वेरिएबल का इफेक्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना हो या थर्ड वेरिएबल यहाँ पर z है ये शो करना हो, देन वी हैव टू मॉडिफाई दीज रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। सो यहाँ पर हम जो नोटेशन यूज करेंगे वो नोटेशन होगा बी एक्स वाई डॉट जेड। तो यहाँ पर हम थर्ड वेरिएबल को डॉट के बाद जो भी वेरिएबल है उसको यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस केस में ये जो कोएफिशिएंट आएगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इसको हम बोलेंगे पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y व्हेन z इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। सिमिलरली दूसरा जो कोएफिशिएंट होगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट वो ये होगा, इसको हम बोलेंगे पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x on z when y is assumed to be constant। सो यहाँ पर अगर आप x को एज ए फंक्शन ऑफ y एंड z फाइंड करना चाहते हो, देन यू मस्ट राइट द इक्वेशन एज x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी
एक्स वाई डॉट जेड वाई माइनस वाई बार प्लस बी एक्स जेड डॉट वाई जेड माइनस जेड बार। सो यहाँ पर जो पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं उनको इस तरह से लिखा जाता है। जो भी वेरिएबल्स, थर्ड वेरिएबल या फोर्थ वेरिएबल जो भी है उनको डॉट के बाद लिखेंगे हम। यहाँ पर हमने दो पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इंक्लूड किए हैं। एक पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट है जिसको हम बोलते हैं एक्स ऑन वाई व्हेन जेड इज कांस्टेंट, हियर एक्स ऑन जेड व्हेन वाई इज कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन आएगी इसको सॉल्व करके अगर हम लिखेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी आपको x इक्वल टू ए वाई प्लस बी जेड प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये जो रिलेशन है ये प्लेन है, इसलिए हम इसको प्लेन ऑफ रिग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी रिलेशन फाइंड करेंगे आइदर x और y और z इन टर्म्स ऑफ अदर्स, वो रिलेशन प्लेन ऑफ रिग्रेशन कहा जाएगा, उसको हम प्लेन ऑफ रिग्रेशन बोलेंगे। तो ये नोटेशन हम यूज करने वाले हैं व्हाइल फाइंडिंग प्लेन ऑफ रिग्रेशन। सो यहाँ पर एक्स वाई जेड थ्री वेरिएबल्स थे, इसलिए यहाँ पर बी एक्स वाई डॉट जेड या बी एक्स जेड डॉट वाई इस तरह से हमने लिख के काम चला लिया। लेकिन इन केस ऑफ एन वेरिएबल्स x1 x2 अप टू xn हम इन नोटेशंस को किस तरह से लिखते हैं। सो यहाँ पर जो पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, सपोज वी वांट टू फाइंड पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल xk। सो xk के लिए हम bk लिखेंगे। ऑन अदर वेरिएबल्स, सो ऑन अदर वेरिएबल्स के लिए हम bkj, सपोज ये हो गया पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ xk ऑन xj, और बाकी सारे जो वेरिएबल्स हैं उनके लिए हम नोटेशन इस तरह से यूज करेंगे। तो डॉट के पहले हम जो नोटेशंस लिख रहे हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सबस्क्रिप्ट्स, और डॉट के बाद जो भी हम नंबर्स या नोटेशंस लिख रहे हैं या सिंबल लिख रहे हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी सबस्क्रिप्ट्स। तो ये डॉट के बाद जो लिखे हैं वो सेकेंडरी सबस्क्रिप्ट्स हैं, डॉट के पहले जो लिखा है वो प्राइमरी सबस्क्रिप्ट्स हैं। तो ये हो गया पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ xk ऑन xj। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स xk एंड xj, इनके बीच का ये पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। सो इन जनरल प्लेन ऑफ रिग्रेशन ऑफ xk ऑन अदर वेरिएबल्स वो हम कैसे लिखेंगे। सो प्लेन ऑफ रिग्रेशन ऑफ xk ऑन अदर वेरिएबल्स को लिखने के लिए हमारे पास ये नोटेशन है xk माइनस xk बार इक्वल टू bk 1 डॉट 2 3 अप टू n। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो प्राइमरी सबस्क्रिप्ट्स में आ रहे हैं नोटेशंस वो यहाँ नहीं आएंगे, सेकेंडरी सबस्क्रिप्ट में आपको उनको नहीं लिखना है। सो k एंड 1 ये प्राइमरी में आ रहे हैं तो सेकेंडरी में नहीं लिखेंगे। सेकेंडरी सबस्क्रिप्ट में वो सारे वेरिएबल्स या नोटेशंस होते हैं जो यहाँ पर यूज नहीं हुए हैं प्राइमरी में। x1 माइनस x1 बार प्लस bk 2 डॉट 1 3 4 अप टू n x2 माइनस x2 बार प्लस एंड सो ऑन। तो फाइनली ये आएगा bkn 1 2 3 अप टू n माइनस 1 एंड xn माइनस xn बार। सो ये हो गया प्लेन ऑफ रिग्रेशन ऑफ xk ऑन अदर वेरिएबल्स x1 x2 अप टू xn एक्सेप्ट xk। तो यहाँ पर जो वेरिएबल हमने x1 x2 अप टू xn से तक जो वेरिएबल्स थे उनमें से एक वेरिएबल कोई भी चूज कर लिया है xk, और उसको हमने एक्सप्रेस किया है बाकी बचे हुए वेरिएबल्स की टर्म्स में। सो RHS में यहाँ पर xk नहीं आएगा क्योंकि xk यहाँ आ रहा है, तो ये यहाँ पर xk माइनस xk बार वाली टर्म यहाँ पर एब्सेंट रहेगी RHS में। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू फाइंड x2 माइनस x2 बार, दैट मीन्स x2 एज ए फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल्स, तो उस केस में किस तरह से प्लेन ऑफ रिग्रेशन आएगा। तो यहाँ पर आएगा b2 1 3 4 5 अप टू n। तो यहाँ पर b2 1 आ रहा है तो यहाँ 2 एंड 1 दोनों एब्सेंट रहेंगे। यहाँ आएगा x1 माइनस x1 बार प्लस, फिर हम लिखेंगे b2 3, b22 नहीं आएगा, b23। सो यहाँ पर आएगा 1 4 5 अप टू n एंड x3 माइनस x3 बार एंड सो ऑन। तो सारे जो पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है उसमें 2 पहले आएगा फिर दूसरा वेरिएबल आएगा। सो यहाँ पर आएगा 2n 1 3 4 अप टू n माइनस 1 xn माइनस xn बार। सो ये हो गया प्लेन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x2 ऑन अदर वेरिएबल्स x1 x3 अप टू xn।
तो इस तरह से ये आपको प्लेन ऑफ रिग्रेशन लिखना है, और प्लेन ऑफ रिग्रेशन लिखने के बाद में ये पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैसे फाइंड करना है ये हम करते हैं यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। सो यू नो व्हाट इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। जो हम 2 वेरिएबल्स के केस में काम करते हैं वही काम हमको यहाँ पर मोर देन 2 वेरिएबल्स के लिए भी करना पड़ता है। सो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा प्लेन फाइंड करते हैं जिस प्लेन से सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स मिनिमम हो। दैट मीन्स अगर x2 के लिए हम एरर फाइंड करें तो x2 की जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो ऑब्जर्वेशन से जो दी हुई है वो वैल्यूज है, एंड ये जो वैल्यूज आएंगी x2 की ये वैल्यूज होंगी एस्टिमेटेड वैल्यूज बाय प्लेन ऑफ रिग्रेशन। सो एक्चुअल वैल्यूज एंड प्लेन ऑफ रिग्रेशन से जो वैल्यूज आ रही है दोनों के बीच का डिफरेंस या दोनों के बीच की जो एरर है वो मिनिमम हो, ऐसा प्लेन अगर हम फाइंड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ रिग्रेशन और प्लेन ऑफ बेस्ट फिट। सो यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स ये सारे पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज यू हैव प्लेन ऑफ रिग्रेशन xk माइनस xk बार इक्वल टू bk 1 2 3 अप टू n x1 माइनस x1 बार प्लस bk2 1 3 4 अप टू n x2 माइनस x2 बार एंड सो ऑन प्लस bkn 1 2 3 अप टू n माइनस 1 xn माइनस xn बार। सपोज दिस इज द प्लेन ऑफ रिग्रेशन of xk on other variables. Now we want to find the partial regression coefficients bk1 bk2 and so on. Then using method of least squares they are given by bkj dot 1 2 3 up to n equal to minus sigma k upon sigma j into wkj divided by wkk. Here sigma k and sigma j are the standard deviations of the variables xk and xj, and wkj and wkk are the cofactors of this determinant. So we have this determinant w formed by the total correlation coefficients r12 r13 up to r1n. Then this is r21 1 r23 up to r2n and so on. This is rn1 rn2 up to 1. So इस डिटर्मिनेंट को आप अच्छे से समझ लो, ये डिटर्मिनेंट कैसे बना है। यहाँ पर x1 एंड x1 के बीच का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, टोटल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलेंगे उसको, बिकॉज दूसरे सारे वेरिएबल्स का भी इफेक्ट है इन वैल्यूज पर। सो x1 एंड x1 के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमेशा 1 होता है। सिमिलरली x2 एंड x2 के बीच का कोरिलेशन 1 होगा, इसलिए डायगोनल पे 1 आएंगे। देन x1 एंड x2 के बीच का कोरिलेशन है r12। सो हमने r12 फाइंड किया यूजिंग यूजुअल मेथड, जो भी सिंपल कोरिलेशन की मेथड है उससे हम फाइंड करेंगे r12। r13 भी हम इसी तरह से फाइंड करेंगे, जो सिंपल हमारा जो मेथड है सिंपल कोरिलेशन की, एंड सो ऑन। नाउ हियर x1 एंड x2 के बीच का जो कोरिलेशन है वो है r12। तो r12 हमने x1 x2 के बीच का कोरिलेशन फाइंड किया है। अगर हम x2 एंड x1 का कोरिलेशन फाइंड करें तो उसको हम r21 लिखते हैं, लेकिन r12 एंड r21 विल बी द सेम, बिकॉज इन केस ऑफ 2 वेरिएबल्स आप कोरिलेशन किसी भी ऑर्डर में फाइंड करो, एक्स वाई के बीच में बोलो या उसको वाई एक्स के बीच में बोलो, वो वैल्यू सेम आती है। इसलिए यहाँ पर r12 r21 के इक्वल होगा, r13 r31 के इक्वल होगा, r1n rn1 के इक्वल होगा, एंड सो ऑन। सो ये जो डिटर्मिनेंट बनना है ये डिटर्मिनेंट बनेगा सिमेट्रिक। सो इसकी हेल्प से हम wkj एंड wkk फाइंड करेंगे। अब wkk फाइंड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कोफैक्टर ऑफ kth एलिमेंट। ओके, इस डिटर्मिनेंट में kth एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। सिमिलरली अगर आपको wkj फाइंड करना है तो wkj हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ kjth एलिमेंट। सो इसमें kjth एलिमेंट जो भी है उसका कोफैक्टर अगर फाइंड करोगे तो वो हो जाएगा wkj, एंड यू नो हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ अ डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से ये जो जनरल फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स ऑफ xk
ऑन एक्स जे। सो के एंड जे दोनों चेंज होते रहेंगे। एंड हियर यू मस्ट नो दैट के नॉट इक्वल टू जे। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर जैसे B11 नहीं आएगा, B22 नहीं आएगा। सो के नॉट इक्वल टू जे एंड ऑल्सो के एंड जे आर नॉट प्रेजेंट इन दिस सेकेंडरी सबस्क्रिप्ट्स 1 2 3 अप टू n, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से ये जो नोटेशंस हैं इनको यूज करके आप प्लेन ऑफ रिग्रेशन फाइंड कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन फाइंड वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल्स। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड दीज नोटेशंस एंड हाउ टू यूज दिस फार्मूला। So look at this example. In this example, what has been given? In a study of a random sample of 120 students, the following results are obtained. अब यहाँ पर आपको x1, x2, x3 percentage of marks obtained by a student in test 1, test 2 and final examinations वो आपको दिए हैं। तो यहाँ पर x1, x2, x3 के मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस आपको फाइंड करके दे दिया है। सिमिलरली x1, x2 के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो भी फाइंड करके दिया है। R13 दिया है, R23 दिया है। सो यहाँ पर आपको जो डाटा दिया है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिया है, कॉन्साइज फॉर्म में दिया है। अदरवाइज डाटा आपको इस तरह से दिया होता x1, x2, x3। सो 120 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो इस तरह से दिए होते हैं कि x1 जो है वो 120 ऑब्जर्वेशंस होते हैं, x2 के भी 120, x3 के भी 120। सो इस तरह से जो फर्स्ट स्टूडेंट होता उसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ x11 होता, यहाँ पर x21 होता और यहाँ पर x31 होता। सो फर्स्ट स्टूडेंट का फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स, देन सेकेंड टेस्ट में मार्क्स, देन फाइनल एग्जाम में मार्क्स। इस तरह का एक आपको जो है वो ग्रुप बनता मार्क्स का। सो इस तरह से 120 वैल्यूज जो दी थी उनके मीन आपको दिया है। जैसे x1 का मीन आपको दिया है 68। सो यहाँ पर जो टेस्ट 1 में मार्क्स आ रहे हैं सारे स्टूडेंट्स को, 120 स्टूडेंट्स को, उनका मीन आपको दिया है 68। सिमिलरली x2 सेकेंड टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स को उनका मीन दिया है 70 और फाइनल एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आ रहे हैं उनका मीन दिया है 74। सिग्मा 1 स्क्वायर दिया है 100। यहाँ पर टेस्ट 1 के जो मार्क्स हैं उनका वेरिएंस दिया हुआ है आपको सिग्मा 1 स्क्वायर। सिमिलरली टेस्ट 2 में जो मार्क्स है स्टूडेंट्स का उनका वेरिएंस आपको दिया है 25 एंड यहाँ पर फाइनल एग्जाम में जो मार्क्स है स्टूडेंट्स के उनका वेरिएंस आपको 81 दिया हुआ है। तो इस तरह से ये डाटा आपको फाइंड करके दिया हुआ है। इन दोनों के बीच का जो कोरिलेशन है वो 0.60 फाइंड करके दिया है। सिमिलरली x23 आपको दिया है, इनका जो कोरिलेशन है वो 0.65 दिया हुआ है। एंड R13 फर्स्ट एंड थर्ड वेरिएबल के बीच में जो कोरिलेशन है वो आपको दिया है 0.70। सो इस तरह से जो मार्क्स दिए हैं उनके लिए कॉन्साइज फॉर्म में सारा डाटा आपको ऑलरेडी गिवन है। अगर नहीं दिया होता तो ये सारी चीजें हमको फाइंड करना होती है, मीन फाइंड करना होता है, वेरिएंस फाइंड करना होता है, कोरिलेशन फाइंड करना होता है। सो अभी आपको दिया है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डायरेक्टली फाइंड। अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है? परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन फाइनल एग्जाम। अब फाइनल एग्जाम में किसी स्टूडेंट से मार्क्स फाइंड करना है जिसको 60% एंड 67% मार्क्स आए फर्स्ट एंड सेकेंड टेस्ट में। सो इफ यू लुक एट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में आपको फाइनल एग्जाम के मार्क्स फाइंड करना है उस स्टूडेंट के जिस स्टूडेंट के मार्क्स टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 में 60% एंड 67% रिस्पेक्टिवली आए हैं। तो यहाँ पर इसकी एक यूटिलिटी मालूम पड़ती है कि अगर आपको डाटा दिया है और किसी स्टूडेंट का या किसी पर्टिकुलर डाटा का या ऑब्जर्वेशन की वैल्यू फाइंड करना है तो उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करें? तो एक तरीका तो ये है कि फिर से ऑब्जर्व करें हम, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता है। जो भी डाटा हमको दिया है उस डाटा को यूज करके ही हमको सारी वैल्यूज फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा x3। फाइनल एग्जाम में जो मार्क्स है वो x3 है। सो x3 एज ए फंक्शन ऑफ x1 एंड x2। सो इसके लिए जो प्लेन ऑफ रिग्रेशन है वो किस तरह से लिखेंगे हम? 3.1.2 x1 माइनस x1 बार एंड 3.2.1 x2 माइनस x2 बार। सो ये हो गया प्लेन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x3 ऑन x1 एंड x2, और इन अदर वर्ड्स marks in the final examination as a function of marks in the first test and marks in the second test, where B31 अगर हम देखें किस तरह से आएगा B31 आएगा सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 1 इंटू W31 अपॉन W33।
दूसरा B32.1 अगर फाइंड करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा, सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 2 W32 डिवाइडेड बाय W33। सो ये पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं जो हमने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से फाइंड किए थे। तो यहाँ पर सिग्मा 3 सिग्मा 1 वो यहाँ पर मिलेगा आपको, इनका स्क्वायर रूट डालेंगे तो सिग्मा 3 मिलेगा आपको 81 का स्क्वायर रूट, सिग्मा 1 है 100 का स्क्वायर रूट, सिमिलरली सिग्मा 2 है 25 का स्क्वायर रूट, और पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव होता है। एंड W32, W31 एंड W33 के लिए हमको डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। सो W आपके पास क्या है, W है 1, फिर R12 आता है तो R12 इज 0.60, फिर R13 है तो 0.70, फिर R12 इज सेम एज R21, सो यहाँ पर 0.60 लिखेंगे, या R22 1 आएगा, देन R23 इज गिवन एज 0.65, देन R31 इज सेम एज R13, सो यहाँ पर लिखेंगे 0.70, फिर यहाँ पर आएगा 0.65, R23 इज सेम एज R32 एंड दिस इज 1। तो प्लेन ऑफ रिग्रेशन अगर हम लिखें तो ये इस तरह से लिखेंगे प्लेन ऑफ रिग्रेशन, और ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हो गए जो मैंने अभी आपको बताए हैं। देन दिस इज W, एंड W के कोफैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए, ये -0.31 आ गया, W32 -0.23 एंड W33 0.64। तो इनको पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के फार्मूले में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको इस तरह से पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स मिलते हैं। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हाउ टू ऑब्टेन these coefficients. So here we find that x3, that means marks in the final examination, as a function of marks in the first two tests. तो ये आपको मिल गए। अब आप x1 x2 की जो वैल्यूज हैं 60 and 67%, you put all these values in this and you can estimate. So यहाँ पर अगर टेस्ट 1 में किसी स्टूडेंट के मार्क्स 60% है, टेस्ट 2 में 67% है, देन इट इज एक्सपेक्टेड कि उसके मार्क्स फाइनल एग्जाम में 68.572 आएंगे। सो ये हमने फाइंड कर लिया मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम एज ए फंक्शन ऑफ मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट एंड सेकेंड टेस्ट। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, दैट मीन्स प्लेन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल्स। और इसकी यूटिलिटी भी आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे इसको आपको यूज करना है या इसका इंटरप्रिटेशन कैसे देना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड प्लेन ऑफ रिग्रेशन। थैंक यू वेरी मच।